नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में समाज शिक्षा का सृजन या निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम समावेश शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार 2009 के अधिनियम को देख रहे हैं कि इस अधिनियम को लागू करने में समाज शिक्षा किस प्रकार से सहायक है, जहाँ समाज शिक्षा के प्रबंधों को किस प्रकार से RTE 2009 में दिया गया है या RTE 2009 किस तरह से समाज शिक्षा को लागू करने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। इस अधिनियम के बाद हमने देखा कि इसके अंदर 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो कि एक समग्र शिक्षा के रूप में भी सहायक है। जिसके अंदर हमने देखा था कि 7 अध्यायों के अंदर 38 अध्याय 38 अनुच्छेद हैं, 38 धाराएँ हैं और जिसमें हमने बारी बारी से देखा था। अध्याय 1 के अंदर 2 धाराएँ थी जिसके अंदर कुछ परिभाषाएँ दी गई थी और कुछ इसके अंदर स्कूल के प्रकार के बारे में बताया गया था कि कितने प्रकार के स्कूल पर RTE 2009 लागू होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं अध्याय नंबर 2 के अंदर हमने 3 से 5 धाराओं का अध्ययन किया। 3 से 5 तक की धाराओं में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जिसके अंदर कहा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि इस अधिकार जो एक्ट है इसका नाम ही निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार से इसके अंदर 3 से 5 धाराओं के अंदर निःशुल्क शिक्षा की बात की, अनिवार्य शिक्षा की बात की, बिना आयु के आधार पर, बिना किसी सर्टिफिकेट के यदि जन्म प्रमाण नहीं है तो भी प्रवेश देना है, आयु के आधार पर भी एज के अकॉर्डिंग भी प्रवेश दिया जाना, इसके अंदर प्रावधान किया गया। यदि बालक स्थानांतरण चाहता है, TC चाहता है तो उसके लिए भी उसकी मदद करनी है और उसको दूसरी विद्यालय पढ़ने के लिए यदि मदद करना जरूरत है तो मदद की जाए। इसी प्रकार सरकार के उत्तरदायित्व के अंदर भी बात की गई, जो कि हमने धाराओं के अंदर 6 से लेकर 11 धाराओं के अंदर बात की थी, जिसके अंदर सरकार प्राइमरी तक जो 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल का निर्माण करेगी और 6 से लेकर के 8 तक में 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल का निर्माण करेगी। इसी के साथ ही निःशक्त जनों के लिए जो अक्षम बालक हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, यातायात की और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता की जाएगी, निःशुल्क सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। ये बातें इसके अंदर अध्याय 3 के अंदर हमने पढ़ी थी। तो इसी के बाद में अध्याय नंबर 4 के अंदर अपने जो विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व थे उसमें भी अपने देखा था कि पढ़ाई जिस बालक से होता है उसके कारणों का पता लगाकर उसे पुण्य क्या है विद्यालय के अंदर लाया जाए और उसके लिए विद्यालय जो शिक्षक हैं शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कहीं और में लगाया जाए। इस प्रकार की बात है जो अध्याय नंबर 4 में की गई थी। तो अध्याय नंबर 5 के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, इस बात का निर्धारण क्या है किया जाए और इसके लिए एक शिक्षा अधिकारी की एक नियुक्त बैठक के द्वारा ये किया जाता है और इसमें शिक्षा अधिकारी हैं जो वो इस पाठ्यक्रम को देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार से आज हम अध्याय नंबर 6 की बात करेंगे, बाल अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 से 34 तक। तो अध्याय नंबर 6 है बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 है बाल अधिकारों का संरक्षण। इसमें बालक के जो अधिकार हैं, बाल अधिकार के संरक्षण की बात की गई है कि बालक का जो अधिकार है समान शिक्षा का अधिकार है, समानता के साथ सभी बच्चों के साथ मिलजुल करके बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए। तो इसमें कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण के अंदर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो बाल संरक्षण आयोग होते हैं वो इस कार्य को देखेंगे कि बाल अधिकारों का जो हनन है वो तो नहीं हो रहा।
अपने कार्य के अतिरिक्त इस RTE के जो प्रावधान है उसके बारे में भी देखेंगे कि कहीं इन जो अधिकार दिए गए हैं RTE 2009 के अंदर इनका हनन तो नहीं हो रहा। तो इसके अंदर में यदि कहें कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 जो बना था उसके अंदर वो अपने कार्यों के अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, आयोग हैं, वो अपने कार्यों के अतिरिक्त इस RTE 2009 के जो प्रदत्त अधिकार हैं उनकी भी समीक्षा करते हैं, उनको भी देखरेख करते हैं। तो लिख सकते हैं अपने नंबर बिंदु के अंदर जो बाल अधिकार संरक्षण की अर्जी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय आयोग अपने कार्य के साथ साथ बाल शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार की समीक्षा करेंगे। समीक्षा अपना कार्य तो है, अपने जो अधिकार है उनको तो उन्हें पालन करना ही है। इसके साथ से जो बाल शिक्षा के अधिकार नियम के तहत जो प्रदत्त नियम है, प्रावधान है, दिए गए अधिकार हैं, उनको भी लोगों ने देखरेख करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। ये आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के तहत जो भी इसकी चीज़ें हैं या इसके अंदर जो शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच करेंगे। के तहत मिलने वाली शिकायतों की जांच करेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे। इस प्रकार से जो भी इस शिक्षा के अधिकार के अंदर कोई किसी प्रकार की शिक्षा की शिकायत मिलती है, कंप्लेन आती है, उसकी जांच है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो आयोग हैं, बाल अधिकार संरक्षण के आयोग हैं, वो उसकी सुनवाई करेंगे, उसकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। तो इस अधिनियम से संबंधित कोई भी शिकायत है संबंधित शिक्षा अधिकारी को या संबंधित अधिकारी को की जा सकती है, वो उसके निपटारा उसके अंदर करेगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन इस अध्याय में कहा गया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जो केंद्र सरकार करेगी। नंबर 3 करेंगे तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये शिकायतें जो आयोग देखता है उसी के तहत वो शिकायतें हैं वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जाती है। उसी के साथ जो एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और ये केंद्र सरकार गठन करती है। और इस जो परिषद है इसका कार्य केंद्र को परामर्श देना है प्रारंभिक शिक्षा के विकास के बारे में, या प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से किसके प्रकार के प्रावधान लाने चाहिए जिससे कि ये अधिकार में जो प्रावधान किए गए हैं वो अच्छी तरह से लागू हो सके। तो इसमें जो नियुक्त व्यक्ति हैं वो प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के होते हैं। तो अपने लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय परिषद है
या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के होते हैं और या फिर उसके बाल विकास के होते हैं। में नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी कह सकते हैं, व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा व बाल विकास के होते हैं। बाल विकास से किए जाते हैं। से नियुक्त व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा बाल विकास से होते हैं या इससे किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं या अधिकारी होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा या बाल विकास से होते हैं, दोनों से हो सकते हैं। उनको क्या चुनाव किया जाता है और उनको सलाहकार नियुक्त करके ये परिषद है वो केंद्र सरकार को परामर्श देती है। तो इसके अंदर यह परिषद केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों को केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए परामर्श देती है या सुझाव देती है। प्रभावी ढंग से किस प्रकार से लागू किया जाए, लागू करने में परामर्श देती है। ठीक है, तो यह परिषद केंद्र सरकार को इस नियम के प्रावधानों को लागू करने में परामर्श देती है। इस प्रकार से हमने ये 5 सेक्शन के बाल शिक्षा अध्ययन विषय के अंदर इसके अपने धाराएं हैं, तो धाराएं इसके अंदर अपने इस प्रकार से हमने देखा था कि अध्ययन में जो अपने 5 के अंदर जो धाराएं पड़ी थी उसके अंदर 30 तक जो धाराएं थी, अब 31 से लेकर जो 34 तक की धाराएं हैं विषय के अंदर है। धाराएं 31 से 34, तो 31 से 34 तक की धाराएं हैं इसके अंदर है। अब इसके अंदर बाल विकास शिक्षा नियम के तहत जो भी राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाते हैं वो इस अधिकारों की समीक्षा करते हैं, प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर निःशुल्क में हमारे शिक्षा के तहत जो मिलने वाली शिकायतें होती हैं ये राष्ट्रीय जो आयोग होता है वो इसकी जांच करता है, अपने कार्य के साथ साथ इसकी भी जांच करता है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार इसमें जो व्यक्ति नियुक्त करती है या अधिकारी नियुक्त करती है वो प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास से होते हैं। और इसमें यह परिषद केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में परामर्श देती है, सहयोग देती है, उसके अंदर जो सुझाव देती है। इस प्रकार से इसका जो मेन कार्य है वो ये है कि इसमें केंद्र सरकार को सुझाव देना है कि इन जो राष्ट्रीय जो अधिनियम है इसको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अब जो इसका लास्ट अध्याय है, अध्याय नंबर 7 है, इसको अपने प्रक्रिया कह सकते हैं या नियमनामा कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये प्रावधान है कि यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन इस अधिकार में नए नियम बना सकती है, लेकिन वो नियम इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, इसके अपोजिट नहीं होने चाहिए। आवश्यक हो तो आप कुछ नए नियम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान रहे कि वो नियम है इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, इसके अपोजिट नहीं होने चाहिए। तो 7 नंबर अध्याय में अपने देखते हैं नियम बनाना। इसमें 3 धाराएं हैं, 35 से लेकर के 38 तक, 4 धाराएं हो गई, 35, 36, 37, 38।
4 35 से 38। इस प्रकार से 7 अध्याय 38 धाराएं पूरी होती हैं। थोड़ा सा इसको भी धाराओं के हिसाब से यदि अपने डिवाइडेशन कर लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से रहेगा कौन सी धारा के अंदर किस प्रकार का प्रावधान है और वो किस अध्याय के अंदर आती है। तो इसमें अपने कहते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार विद्यालय द्वारा शेष नियम बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यही पहला पॉइंट ये है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार और विद्यालय विशेष नियम बना सकता है। विशेष नियम बना सकता है, लेकिन ध्यान है कि वो इसके अपोजिट नहीं बना सकता है। तो बना सकता है या बना सकते हैं, विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। तो सरकार विद्यालय के द्वारा शेष नियम बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्यालय के द्वारा शेष नियम बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए विद्यालय, सरकार और प्रशासनिक जो लोकल का जो अधिकारी है या स्थानीय प्रशासन है वो नए नियम लागू कर सकता है। और लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान है कि वो इस अधिनियम के अपोजिट में है। इस विशेष नियमों के तहत थोड़ा ध्यान की बात जो पहले मैंने की थी कि इन विशेष नियमों के तहत क्योंकि इस सरकार के द्वारा जो विशेष नियम बनाए गए हैं उनके तहत किसी भी बालक को न तो प्रवेश के लिए रोका जा सकता है और न ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। निष्कासित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विशेष नियमों के तहत बालक पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कि ये नियम कह रहा है कि बालक को प्रवेश देना ही होगा और उसको जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक निकाला नहीं जा सकता। तो नियम तो आप विशेष बना सकते हो कि ऐसा नियम नहीं बना दो कि विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक की रोक लगा दो, ऐसा नियम नहीं होगा। ऐसा नियम इसमें लागू नहीं होगा। इसमें यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन भी क्या है, नए नियम बना सकता है। जैसे ऊपर वाली बात है वो सेम इसमें रिपीट हो रही है। केंद्र सरकार और सरकार के अंदर 3 रूप आ जाते हैं। यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो इसमें ये याद कर लेते हैं अपने कि स्थानीय प्रशासन है जो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पदाधिकारी हैं वो इसके लिए नए नियम बना सकते हैं। विद्यालय भी नए नियम बना सकता है, लेकिन वो नियम इसके विपरीत न हो, इस अधिनियम के विपरीत न हो। इसमें लिख सकते हैं चलो में, लेकिन
ये नियम अधिनियम के विपरीत नहीं होने चाहिए, विपरीत नहीं होने चाहिए। इस अधिनियम के तहत न किसी बालक को प्रवेश के लिए रोका जा सकता है, विशेष नियम बनाए हैं, तो न ही इसको किसी बालक को निष्कासित किया जा सकता है। और न ही कोई भेदभाव किया जा सकता है। कौन सी बात है कि जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लास्ट है इसके अंदर, इन नियमों को पालन करने वाले जो इस अधिनियम के नियम पालन करता है उस पर विधिक कानूनी जो विधिक कार्रवाई होती है वो विधेयक में निषेध माना गया है या विधेयक से निषेध माना गया है। नंबर 3 है, इन नियमों को का पालन करने या पालन करने वालों पर विधिक कार्रवाई को इस अधिनियम में, इस विधेयक में निषेध माना गया है। कार्रवाई को निषेध माना गया है, निषेध माना गया है। तो इस अधिनियम में निषेध माना गया है, कार्रवाई को विधेयक में निषेध माना गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर नियम बनाने में है कि शिक्षा के अधिकार को प्रभावशाली लागू करने के लिए सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पदाधिकारी और विद्यालय ये नए नियम बना सकते हैं, लेकिन वो नियम इस अधिनियम के विपरीत नहीं होने चाहिए या इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनके विपरीत नहीं होने चाहिए। 2 नंबर है, इस विशेष नियमों के तहत किसी बालक को न तो प्रवेश के लिए रोका जा सकता है और न ही इसको निष्कासित किया जा सकता है। इन नियमों को पालन करने वालों पर विधिक कार्रवाई को अधिनियम में निषेध माना गया है या एक्ट में निषेध माना गया है या विधेयक में निषेध माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें 7 अध्याय पूरे करते हैं। तो 7 अध्यायों के अंदर अपने 7 अध्यायों के नाम देखें तो पहला जो अध्याय है उसके अंदर है परिभाषाओं या प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना जिसके अंदर धाराएं 1 और 2 थी। और दूसरा जो अध्याय था उसके अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जिसके अंदर 3 अध्याय थी, 3, 4, 5। और तीसरा अध्याय था सरकार के उत्तरदायित्व या स्थानीय प्रशासन के क्या उत्तरदायित्व हैं। तो इसके अंदर जो धाराएं थी 6 से 11। और जो 4 नंबर अध्याय था वो सबसे बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर अपने विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व दे रखे हैं, जिसको अपने धाराओं के अंदर देखें तो 12 से लेकर के 28 धाराएं हैं उसके अंदर। और ये सबसे बड़ा अध्याय या इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक के अंदर जो प्रावधान है विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व बनते हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसके अंदर अध्याय नंबर 5 के अंदर 2 धाराएं थी, 29 और 30, जिसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसका अध्याय का नाम था प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। और 6 नंबर जो अध्याय आज हमने किया है उसका जो नाम था बाल अधिकारों का संरक्षण, जिसके अंदर 31 से लेकर के 34 धाराएं थी। और अध्याय नंबर 7 के अंदर जो नियम बनाना है, जो प्रकीर्ण है, उसके बारे में बात की गई थी। और उसके अंदर जो है 37 से लेकर के 38 तक की धाराएं थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार के अंदर समावेश शिक्षा को लागू करने के लिए काफ़ी अधिकार यहाँ दे रखे हैं कि जिस प्रकार से समावेश शिक्षा के अंदर समानता का अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चे जो निःशक्त हैं उनको विशेष सरकारी सुविधा देने का अधिकार है। इसी प्रकार के जो प्रावधान हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से अपने एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे जिसके अंदर आर्टिकल 2009 के अंदर क्या प्रावधान थे जो मेन मुख्य थे।
तो सबसे पहले है कि जो प्रारंभिक शिक्षा को बुनियादी ढांचा माना जाता है, तो इस शिक्षा के अधिकार का मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत हो। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षित होंगे तो उसकी आगे बढ़ शिक्षा का भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि पहले से ब्रेक लग जाए, पहले जो नींव है कमजोर हो, तो आगे शिक्षा का विकास करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से जो इस प्रावधान का जो मुख्य शिक्षा के अधिनियम का मुख्य प्रावधान था कि जो बुनियादी शिक्षा है उसको मजबूत किया जाए। दूसरा है, इसमें जो वंचित वर्ग के बच्चों को जो सीटें दी गई हैं 25%, तो वो एक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही की गई है कि छोटे बच्चे जो अक्षम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाते, अच्छे विद्यालय में नहीं जा पाते, तो सीटों का आरक्षण करने से वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छे विद्यालयों में भी जाएंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से केंद्र सरकार का जो अनुपात दे रखा है 65-35 का, उसके अंदर ये बात की गई 65 राज्य से उसके अंदर केंद्र सरकार का और 35 राज्य सरकार इसमें वहन करती है। ये तो आंकड़ों के हिसाब से अपनी शिक्षा के अधिकार को यदि अपने पढ़ते हैं मुख्य रूप से तो बातें आती है, लेकिन समाज शिक्षा के संदर्भ में पढ़ें तो हम समाज शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या बातें लेनी है वो एक थोड़ा सा अलग संदर्भ हो जाता है। लेकिन यदि पूरा अपने एक प्रतियोगिता के टाइप से पढ़ें कि इसमें क्या आंकड़े, कितना राज्य सरकार का क्या है, कब लागू हुआ है, कितने टीचर होने चाहिए, क्या अनुपात शिक्षकों का होना चाहिए, किस प्रकार के क्लास वगैरह होने चाहिए, कितने कार्य दिवस होने चाहिए, ये सारी बातें जो है ये कंपटीशन के हिसाब से एक अलग आरटीए को अपने अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यदि हम समग्र शिक्षा के संदर्भ में देखें तो इसके अंदर यही है कि इसकी जो विसावट है, इसके अंदर अधिकतम से विद्यालय खोले जाएँ ताकि जो सामान्य बालक है वो शिक्षा में जा सके, विद्यालय में जा सके। इसीलिए इसमें अपनी बात करते हैं 1 से लेकर 5 तक में 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय है, या 6 से लेकर 8 तक का जो विद्यालय है वो कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उस बालक से 3 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी सर्वे करके ज़रूरत लगे तो नया विद्यालय खोला जाए। तो हर वर्ष जो शाला दर्पण के शाला मानचित्र के माध्यम से जिन बच्चों को चिन्हित किया जाए और उसके अंदर आवश्यक हो तो विद्यालय का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार से निःशुल्क जो अक्षम बच्चे हैं, निःशुल्क बच्चे हैं, उनको सुविधा देने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क शिक्षण सामग्री, निःशुल्क यातायात साधन, निःशुल्क भौतिक संसाधन, इस प्रकार की बातें इसके अंदर की गई है जो समाज शिक्षा को बढ़ावा देती है। प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक प्रधान विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होगी तो उसका उत्तरदायित्व बनेगा, उत्तरदायित्व होगा कि उसके अंदर वो बालक की शिक्षा के बारे में देखे, बालक के विकास के बारे में देखे। और जो SMC है या विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर अधिकतर जो मेंबर होते हैं वो अभिभावक होते हैं। यदि अभिभावक होंगे तो वो अपने बालकों के विकास के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार से जो विद्यालय प्रबंधन समिति है वो अधिकतर जो बालकों के विकास में सोच सकती है। इसी प्रकार से जो जन्म पत्र के अभाव के अंदर जो बात की थी कि यदि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाए, रोका ना जाए जब तक उसका कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं आ जाता। तो उसको पैसे नहीं है कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के हम प्रवेश नहीं देंगे, प्रवेश देंगे, उसके बाद में वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। नियमानुसार जो पाठ्यक्रम है पूर्ण किया जाए, इसी प्रकार की जो बात है। सबसे मुख्य बात इसके अंदर जो की गई है कि शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा बाल की रुचि और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं जो समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक बैठती हैं, सटीक है। तो इसका मतलब है कि समावेशी लागू करने के लिए RTI 2 बहुत सहयोग कर रहा है और RTI के प्रावधानों को लागू करने के लिए समावेशी शिक्षा सहयोग कर रही है। समावेशी शिक्षा के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो RTI से बहुत मिलता जुलता है, उसमें कई प्रावधान हैं जो समावेशी शिक्षा में लागू होते हैं। तो दोनों का जो एक दूसरे का सहयोग है वो काफ़ी अधिक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार समावेशी शिक्षा के संदर्भ में है कि समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए या समावेशी शिक्षा जो RTI के जो नियम है प्रावधान उसको क्रियान्वयन करने के लिए किस प्रकार से समावेशी शिक्षा सहायक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए RTI किस प्रकार से सहायक है। तो दोनों का सहयोग है। तो यदि अपने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कर रहे हैं तो RTI का वो योगदान है।
तो यदि हम आरटी के स्तर पे कर रहे हैं कि आरटी में क्या प्रावधान है, जो किस प्रकार से समाज शिक्षा लागू होती है, तो हम कहते हैं कि समय आरटी 2009 को लागू करने में समाज शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस प्रकार से ये दोनों का संदर्भ है, पूरक है दोनों, तो दोनों के अंदर काफ़ी प्रावधान मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि आरटी 2009 है, उसके अंदर समाज शिक्षा की काफ़ी बातें की गई है। यदि इन प्रावधानों को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो समाज शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, समाज शिक्षा बहुत हद तक लागू हो सकती है, अक्षम बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। अक्षम बच्चों में बालक के पास विद्यालय जा सकता है, 1 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में यदि विद्यालय होगा तो बालक शिक्षा ग्रहण करने में बहुत संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम कहते हैं समाज शिक्षा के अंदर आरटी का बहुत अच्छा योगदान है। इसी के साथ ही हम ये आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार जो समाज शिक्षा के संदर्भ में था वो पूर्ण हुआ है। आगे हम कन्या टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।